लैमार्क तथा ट्रेविलियनस ने। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविलियनस ने। अब बात करें जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, तो जीव विज्ञान हो या फिर जंतु विज्ञान, दोनों का जनक किसको बोलते हैं, अरिस्टोटस अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम अरस्तु ही बोलते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु को। ठीक, और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविलियनस ने। आगे बात करें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसको कहते हैं, तो कार्लोनस लिनियस को। किसको, कार्लोनस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये कार्लोनस लिनियस के बारे में अगर जो हम देखें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने जीवधारियों को दो भागों में बांटा था। अब उस पुस्तक का नाम आपको बताना, ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचर। क्या था, सिस्टमा नेचर। आगे बात करें वनस्पति विज्ञान का पिता, हमने जंतु विज्ञान के पिता के बारे में देखा, जीव विज्ञान के पिता के बारे में देखा, कौन था, अरस्तु। अगर जो वहीं पे वनस्पति विज्ञान के जनक के बारे में बात करें, वनस्पति विज्ञान के पिता की बात करें तो कौन था, थियोफ्रास्टस। आगे बात करें वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है। देखो वैज्ञानिक नामकरण की बात करें, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस होता है, और बात करें मेढक का राना टिग्रिना होता है। तो हमने कहा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। ठीक, होमो सैपियंस। तो इसमें दो नाम निकल के आए, तो होमो आ रहे हैं, एक तो सैपियंस आ रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला नाम होता है, पहला शब्द होता है होमो, ये वंश का नाम होता है, और दूसरा जो नाम होता है वो जाति का नाम होता है, यानी कि होमो वंश है और सैपियंस जाति है। इसी प्रकार से मेढक का राना टिग्रिना होता है, तो राना वंश हो गया और जो टिग्रिना हो गया वो जाति का हो गया। आगे चले, मधुमक्खियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर के अंतर्गत। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है पीसीकल्चर के अंतर्गत। कवकों के अध्ययन की बात करें तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत। पुष्पों के अध्ययन की बात करें एंथोलॉजी के अंतर्गत। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वही बात करें अगर जो हम पक्षियों के अध्ययन की तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कीटों के अध्ययन की बात करें तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन की बात करें ये किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के अध्ययन की बात करें तो ओफियोलॉजी के अंतर्गत। छिपकलियों का अध्ययन ध्यान रखिएगा सोरोलॉजी के। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने करा दिया। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपका जाया नहीं जाएगा, जो भी मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखते रहिए या फिर डायरेक्ट हमारा पीडीएफ ले सकते हो, जिसके बारे में मैंने पहले इंफॉर्मेशन दे दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है, कुछ वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मेढक का बता दिया था मैंने, राना टिग्रिना। मनुष्य का होमो सैपियंस होता है। बिल्ली का ध्यान रखिएगा फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो हम बात करें गाय का, देखिए गाय हमारी माता है, बोलते हैं ना गाय हमारी माता है, तो इसको रिलेट कर सकते हैं, गाय हमारी बॉस है, तो इसका आएगा आपका गाय का बॉस इंडिकस। तो गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बॉस इंडिकस। मक्खी का हो जाएगा म से मक्खी, म से मस्का, म से मक्खी, म से मस्का, यानी कि मस्का डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलीज। मेढक का राना टिग्रिना। मनुष्य का होमो सैपियंस। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। ठीक, आगे चले, आगे कुछ और है। आम का जैसे हो गया, आम का हो गया मैग्निफेरा इंडिका। मटर का पीसम सताइवम। धान का ओराया सताइवम। सरसों का ब्रासिका कैप्सियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए एक बार, फिर से हम बोलने की कोशिश करते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए और याद हो जाए आपको। आम का हमने क्या बोला, मैग्निफेरा इंडिका। मटर का क्या बोला, पैसम सताइवम। धान का क्या बोला, ओराया सताइवा। और सरसों का क्या बोला हमने, ब्रासिका कैप्सियम। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, जीवाणु की बात हो, साइनोबैक्टीरिया की बात हो या आर्कीबैक्टीरिया की बात करो, तो ये किस जगह। तो नमस्कार दोस्तों, अब जॉब ढूंढने का आपको एक आसान सा तरीका बताऊं। अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकालिए और प्ले स्टोर में जाके अपना टाइप कीजिए। जगत के प्राणी है, तो ये मोनेरा जगत के प्राणी है। किस जगत के, मोनेरा। किसकी किसकी बात हुई है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के प्राणी हैं। आगे चले, पादप व जंतु के बीच की कड़ी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, युग्लिना। पादप व जंतु के बीच की कड़ी होती है युग्लिना। नेक्स्ट, शैवाल, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीज, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो शैवाल की बात हो, मांस की बात हो, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज, ये पौधे की किस जगत के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं पादप जगत के अंतर्गत। ठीक, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव, ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं, ये सारे जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। वहीं वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे मानी जाती है, वो मानी जाती है जाति को। किसको, जाति को मानी जाती है, यानी कि वर्गीकृत जो किया जाता है जंतुओं को या फिर किसी को, वो उसकी जो मेन इकाई होती है मुख्यतः वो जाति को बनाकर हम करते हैं। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बनी होती है काइटिन की। नीलहरित शैवाल की बात करें कि किससे संबंधित है, तो ये मोनेरा से संबंधित है। एक कोश की जीव की बात करें किसके अंतर्गत आते हैं, आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत। बहुकोश की तथा यूकैरियोटिक जीव जंतु जो होते हैं वो आते हैं, तो ये एनिमिलिया या जंतु के अंतर्गत आते हैं। पौधे अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग है, जो पौधे का अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग होता है वो होता है परागकोश। आलू एक प्रकार का क्या, तो आलू एक प्रकार का कंद है, ध्यान रखिएगा, जड़ नहीं होता। बहुत सारे लोग जड़ लगा देते हैं ये सोच के कि वो मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन वो कंद होता है, ध्यान रखिएगा, आलू कंद है। अभी इसके बारे में हम देखेंगे इसी वीडियो में कि कौन से फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। ठीक, अफीम का वनस्पति नाम क्या होता है, तो एम्बेलिका एफिसिनेलिस। एम्बेलिका एफिसिनेलिस ये अफीम का वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं, तो मुख्यतः जलीय होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है तो आर्थ्रोपोडा होता है। नेक्स्ट, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है, तो ऑक्टोपस की बात करिए मोलस्का संघ का जंतु है। ये पहला टॉपिक हो गया, यानी कि पहला चैप्टर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करिए हमारा
हमारा कोशिका विज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बोलते हैं। किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं? तो ये बोलते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट, कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। नेक्स्ट है कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज किसने व कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट बात करें, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, वो एक प्रकार की निर्जीव कोशिका थी और उन्होंने बोतल के कार्क में की थी। और सजीव कोशिका अगर जो आपने आज सबसे पहले सर्वाधिक सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो इसको ध्यान रखिएगा, ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक, तो ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। डायरेक्ट पूछे तो रॉबर्ट हुक ही आंसर लगाएंगे, लेकिन निर्जीव पूछे तो भी रॉबर्ट हुक, अगर जो सजीव पूछे तो ध्यान रखिएगा ल्यूवेन हॉक, आपको याद रखना है। ठीक, तो कोशिका का मुख्य भाग होता है केंद्रक। केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक की बात करें जब भी तो डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र तीनों पाया जाता है। केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। राइबोसोम मिलकर बना होता है। राइबोसोम की बात करें आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइक्रोप्लाज्मा गैलासेप्टिका, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये सबसे छोटी आपकी क्या होती है? कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी अगर जो कोशिका की बात करें, तंत्रिका कोशिका आपकी जो सबसे लंबी, ठीक है, तो न्यूरॉन्स की होती है। न्यूरॉन्स की जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? तो सेल वॉल की बात करें ये पादप में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। हरे पौधों की भित्ति किसकी बनी होती है? तो हरे पौधों की भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट बात करें कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो कोशिका भित्ति की बात करें तो जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव और जीवद्रव्य को बाहरी आघात से रक्षा करना, ये कोशिका भित्ति का कार्य होता है। ठीक, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर जो राइबोसोम की अनुपस्थिति यानी कि राइबोसोम कोशिका में अनुपस्थित नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। आगे बात करें जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीवद्रव्य के नामकरण की बात करें पुरकिंजे ने किया था। जीवद्रव्य में कार्बनिक व अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। अगर जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हो। तो जीवद्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है 81:19 होता है। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं तो साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका या नर्वस सिस्टम की कोशिका सबसे लंबी होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट बात करें तारकाय या सेंट्रोसोम पाया जाता है तो ये केवल जंतुओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसको बोलते हैं? तो गाजिका को कोशिका के अणुओं का यात्रा प्रबंधक बोलते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता तो स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करें पत्तियों का हरा रंग होता है तो पत्तियों का हरा रंग पलहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पादप की रसोई किसे बोलते हैं? हरित लवक को बोलते हैं पादप की रसोई। नेक्स्ट बात करें टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट पत्तियों का रंग पीला होता है तो पत्तियों के रंग के पीला की बात करें कैरोटीन के कारण होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको आते होंगे। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी की बात करें वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ो इसके बारे में, इसमें दिया है तो खैर इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। वंशागति का वाहक किसे बोलते हैं? तो गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक बोलते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम पूछे, आरएनए का पूरा नाम पूछे, ध्यान रखिएगा डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक ही है जैव विकास और अनुवांशिकी। ठीक, तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास हुआ था, पक्षियों के विकास की बात करें सरीसृपों से हुआ था। जल स्थल चर जीवों का विकास हुआ था तो मत्स्य वर्ग से हुआ था। नेक्स्ट स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था, ये हुआ था सरीसृपों से। नेक्स्ट बात करें प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं तो जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को टोटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। नेक्स्ट बात करें उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि ये किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आनुवंशिकी। नेक्स्ट बात करें आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी किसने दी थी? ग्रेगर जोहान मेंडल ने। आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता के पिता बोलते हैं। नेक्स्ट आनुवंशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम चुनाव किया था तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। नेक्स्ट आनुवंशिकता की इकाई होती है यहाँ पे जीन होती है। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? जीन की बात करें ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करें सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन के संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो था वो वीडल तथा रेटम ने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडल तथा रेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे तो जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे? जॉनसन। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। किसने? खुराना ने। माता पिता के गुणसूत्रों की उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो अभी हमने बात किया था नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये होता है गुणसूत्रों द्वारा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23 जोड़ी। जोड़ी की बात हो रही है 23 जोड़ी, अगर जो सिंगल में पूछे तो कुल 46, कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब यहाँ पे हमने बोला था आपको कि 23 जोड़ी होती है टोटल, 22 जोड़ी होता है ऑटोसोम, ये तो मेल हो या फीमेल समान होता है, और एक जोड़ी होता है आपका जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब इस एक जोड़ी की अगर जो हम बात करें इसमें अगर जो XX निकल के आ गया तो आप कहोगे लड़की होगी, और XY हो गया तो लड़का होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो XX होगा XY होगा तो लड़का होगा, नर का गुणसूत्र सम्मिलित होगा, XX होगा तो मादा होगी। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा।